कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। एक बात कहना चाहती हूँ उन लोगों से जो ऐसी कहानियों को स्किप करके या 2x पर सुनते हैं। एक बार इस तरह की कहानियों में डूबकर दिल से सुनकर देखिए, वादा करती हूँ सीधे आपकी रूह को छुएगी। एक बात, जो ऐसा करते हैं मेरी बात मानकर ज़रूर देखिएगा। फिर मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करिएगा मेरे साथ। समय और वक्त किस करवट बदल जाए इंसान कभी जान ही नहीं पाता। योजना किसी और बात की और हो कुछ और जाता है। 1 हफ्ता हो चुका था सब कुछ बदले हुए। शर्मा जी को करुणा जी का उनकी बेइज्जती करना इतना गहरा नहीं लगा, वरना जो उस दिन हुआ वो हल्दी के दिन भी हो सकता था। गहरा असर तो उनके दिल पर अपनी बेटी के ये सब सुन लेने से हुआ था। जानते थे गोलू सब छोड़ देगी उनके लिए। इस सदमे के असर से उनका दिल धड़कने लेना भूल गया और उस हार्ट अटैक से वो परमात्मा में विलीन हुए। सब थम गया। उस दिन के बाद गोलू कमरे से बाहर ही नहीं आई। समीर, नोनू उसे जबरदस्ती कुछ खिला पिला दिया करते थे। ललिता जी भी बेहद नाजुक थी, पर एक पत्नी के साथ वो माँ भी थी। अब उन्हें गोलू की चिंता, उसके भविष्य की चिंता ज़्यादा दुखी किए हुए थी। ऊपर से वो अपने दामाद का मुंह देख कुछ ज़्यादा ही गमगीन हुई, जो उस दिन से खामोशी से हर दिन उनके साथ ही खड़े रहे। कहने को उनके बाकी बच्चे भी रुके थे, पर वो तो कुछ अलग ही छटा लिए हुए थे। आज नोनू और समीर ने उन्हें बताया था कि वो लगभग हर रोज़ गोलू को देखने उसके कमरे तक जाते हैं, पर वो नज़र उठाकर उन्हें देखती भी नहीं थी। अब ललिता जी को बहुत चिंता होने लगी थी। पति का दुख तो था ही, पर वो जानती थी गोलू को जो पता है उसका असर पता नहीं किस तरीके का होगा। इधर वो आज सुबह आए थे। ललिता जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो अपने फैमिली डॉक्टर को उनका फुल चेकअप करवाने के लिए भी लाए थे। फिर सबकी तरफ एक नज़र देख उन्होंने कदम गोलू के कमरे की तरफ बढ़ाए, जो आजकल उन्हें देख तक नहीं रही थी। भले ही सब अपने में व्यस्त थे, पर ललिता जी की नज़र से कुछ छिपा नहीं था। पर जानबूझकर वो मुंह मोड़ गए। हौले से उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला। सामने कुर्सी पर ऊपर पैर कर आंखें बंद किए सर टिकाए गोलू बैठी थी। हल्का गुलाबी सूट, हाथों में कुछ हल्की हो चुकी मेहंदी, वही लाल चूड़ियाँ, खुले बिखरे से बाल जिसमें झलकता हुआ सिंदूर। ऐसा तो ना सोचा था उन्होंने। उसने 1 हफ्ते से देखा तक नहीं था उन्हें। किस कदर तड़पे थे वो उसके लिए। पहली बार इस कदर मोहब्बत का एहसास हुआ था उन्हें उससे। बस ना कह पाए ना जता पाए। समझ भी तो नहीं पाए थे कि हुआ क्या था उस दिन, और ना गोलू ने कुछ बताया। धीरे से आगे बढ़कर उन्होंने आज उसके बालों को छुआ, बेहद प्यार से। उसने तुरंत आंखें खोली, जो सीधा विक्रमादित्य के चेहरे पर पड़ी। उनके वजूद से आती हुई महक, वो बिखरे होकर भी परफेक्शन का अंदाज और बेताब सी आंखें। गोलू ने 2 मिनट निगाहें आज उन पर रोक दी और वो जी उठे थे। ठीक हो? वो हौले से ज़मीन पर टिक कर उसके कदमों में बैठकर बोले। फिर भी उनका वजूद काफ़ी था उसके चेहरे तक आने में। प्यार और अपनापन एहसासों से पता चल जाता है, और जब उसकी आंच जिस्म से उतरती हुई दिल तक पहुंचती है तो आंखें नम हो उठती है। ऐसा ही तो हुआ गोलू के साथ। कुछ पल वो सब कुछ भूल बस उस दुख में फिसल कर उनके सीने से लग गई। वो बस हल्का एकदम उसके कुर्सी से उतरकर एकदम उनके आगोश में आ जाने से डगमगाए, पर 1 मिनट भी नहीं लिया उन्होंने उसे संभाल कर खुद में भर लेने में। वो सिसकी से रो पड़ी और उन्होंने कस के उसे खुद में जकड़ लिया। हारे थे वो उसके आगे। वो रोती हुई लगी थी उनसे, और वो बस उसके बालों, उसके वजूद में बसे सुकून को महसूस कर रहे थे। कितना डर सा गए थे वो कि कहीं वो उनसे दूर ना हो जाए। कैसे रहेंगे वो उसके बिना। स्वार्थी ना थे, पर उनकी मोहब्बत उन्हें ना जाने क्यों बना गई थी। मेरे पापा, गोलू कहकर जोर से रोई। बस मैं हूँ ना, वो तड़प कर बोले, उसके बालों में उंगलियां फंसा कर बोले, और अगले ही पल उसके कंधे को चूम लिया। कि उस एहसास से गोलू की आंखें एकदम खुल गई। वो सब कड़ियाँ उसे याद आती गईं।
गोलू एकदम उनके आगोश से निकलने को हुई पर निकल नहीं पाई। उनकी पकड़ इतनी आसान तो ना थी। छोड़िए मुझे, गोलू बोली तो वो होश में आए। उसकी आंखों का बेगानापन एक पल में उन्हें उनके डर से दोबारा मिलवा गया। हौले से संभल कर उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे खुद से दूर किया। छूना मत मुझे आप सबकी वजह से मुझसे मेरे पापा दूर हुए हैं, वो चिल्ला पड़ी। आवाज़ इतनी तेज थी कि नीचे से सब ऊपर आ गए। गोलू क्या हुआ? ललिता जी आते ही उसे पकड़ अपनी तरफ घुमाकर बोली। सामने वो खड़े थे बिल्कुल खामोश। इनकी माँ की वजह से मेरे पापा मुझसे दूर हुए माँ। उन्होंने उस दिन उन्हें गोल्ड डिगर बोला और उस दिन ही नहीं, हल्दी वाले दिन भी बोला था। अरे मैंने कब कहा था कि मुझे इनसे शादी करनी है? और मैंने कब कहा था कि ये अपनी आधी जायदाद मुझे दे दे? गलती सब इनकी है। कभी नहीं जाऊंगी मैं इनके साथ, और नहीं चाहिए मुझे वो घर, वो पैसे जो मेरे पापा की कीमत पर मुझे मिले हैं। वो बदहवास से चिल्ला उठी। और विक्रमादित्य और कुछ तो सुन ही नहीं पाए। बस गोलू की एक बात कि वो नहीं जाएगी उनके साथ, उनका दिल चीर गई थी। गोलू होश में आओ बेटा, इसमें दामाद जी की क्या गलती? बेटा तुम्हारे पापा ने कुछ सोच कर इन्हें तुम्हारे लिए चुना था, उनका मान रखो बेटा। और फिर इन्होंने तो कभी हमारा अपमान नहीं किया, हमेशा हमारा मान रखा। वो गोलू को हिलाते हुए समझा कर बोली। नहीं चाहिए मुझे ये मान, मैं कभी कदम नहीं रखूंगी उस घर में, समझी आप? जहर लगेगा मुझे वो सब। हर जगह मुझे मेरे पापा का खून दिखाई देगा। और पहली बात, मैं इनके साथ ही नहीं रहूंगी। समीर फोन लगा किसी लॉयर को, मुझे अभी के अभी डाइवोर्स चाहिए इनसे। गोलू, ललिता जी ने पूरी ताकत से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्ला पड़ी। और अगली आवाज पास रखे फूलदान की हुई जिस पर विक्रमादित्य का हाथ लगा था। हाथ से निकलता हुआ खून उनके दिल का हाल बयां कर रहा था। गोलू उससे अलग नहीं हो सकती, कभी नहीं। उनका वजूद सोचकर ही कांप उठा, आंखें सुर्ख हो गई। पर फिर भी उन्होंने आगे बढ़ लहराकर गिरती हुई गोलू को बाहों में समेट लिया। कुछ देर बाद वो अभी होश में थी और पास बैठी ललिता जी उसे प्यार से समझा रही थी। साथ में नोनू, समीर और उनकी मम्मियाँ भी थीं। गोलू, शादी कोई खेल नहीं बेटा, जो हुआ उसमें दामाद जी की क्या गलती थी? वो तो इतने समझदार हैं कि हमारी हर कमी उन्होंने अपनाई, बुरे समय में हमारा साथ दे रहे हैं। और तुम उनसे ऐसे बात कर रही हो? तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, ऐसा नहीं होता। और फिर अभी तुम परेशान हो, कल को वक्त के साथ जब इस दुख से उभरोगी तुम, तो तुम्हारे पति का तुम्हें सहारा है गोलू। और ध्यान रख गोलू, दुनिया में एक औरत के लिए माँ बाप, यहाँ तक कि खुद के जने हुए बच्चों से ऊपर पति हो जाता है। ये रिश्ता ही ऐसा होता है बेटा, समीर की मम्मी बोली। ये आप जैसी माओं की वजह से अपने बच्चे अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसी शिक्षा ही देती हैं आप लोग कि पति सबसे ऊपर है, और फिर बैठकर रोती हैं कि हमारे बच्चे हमसे मतलब नहीं रखते। सिखाया तो आप लोगों ने ही है, फिर काहे का रोना? सिर्फ पति का प्यार ही प्यार है, माँ बाप का प्यार कुछ नहीं। 24 साल पाला है मेरे पापा ने मुझे, जिस पर उनके 1 महीने का अधिकार हावी हो गया। आंटी, मैं इतनी दोगली नहीं हूँ, वो दोबारा बोलते हुए सिसक पड़ी। मैं कभी नहीं जाऊंगी उनके साथ, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उस घर के साथ, और ना ही उनका रिश्ता है मेरे साथ, वो भरे गले से बोल पड़ी। जो दरवाजे पर खड़े विक्रमादित्य के कानों में साफ सुनाई दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, गले में बंधे हुए सांसों को, गले को घुटन से आज़ाद किया और कमरे के अंदर बढ़ गए। जो आपके साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। विक्रमादित्य कुछ देर गोलू के पास खामोशी से बैठकर बोले। कमरे में उनके और गोलू के सिवाय कोई नहीं था। सब उन दोनों को देख बाहर की तरफ चले गए थे। मैं आपसे उसका हिसाब नहीं मांगती। वो जो उनकी यूं करीबी से कुछ बेचैन सी हो रही थी, उठकर जल्दी से दूर होने को हुई तो उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। गोलू लहराकर उनके आगोश में आ गई। छोड़िए मुझे, वो छटपटाई। शांत, वो उसके बालों को कान के पीछे कर बेहद शांति से उसके चेहरे को देखकर बोले। पता नहीं किस बात का असर था, वो शांत तो हुई पर नजरें फेर गई। नहीं जाना मेरे साथ? बेहद धीमी सी आवाज़। नहीं, कभी नहीं, वो उतना ही तेज बोली। यहीं रहना है हमेशा, और आपसे भी अलग होना है, वरना आपका क्या भरोसा। घर जमाई की स्कीम खोल दें। समझ ही नहीं आता कौन सी दुश्मनी निकालनी है आपको मुझसे, जबरदस्ती गले पड़े हैं मेरे।
गोलू झल्लाई सी बोली। आपको नहीं आना मेरे साथ मत आइए, यहीं रहना है रहिए, पर बस आप आज के बाद मुझसे मेरे नाम से अलग होने की बात नहीं करेंगी। आपसे पूछा था मैंने शादी से पहले ही, और आप एग्री भी हुई थी इस बात के लिए, याद है ना? आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं मिस्टर रंधावा, वो सब था क्योंकि मेरे पापा थे। आवाज़ कुछ नम हुई थी उसकी, पर जल्दी ही वो संभली। पर अब ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा आपके लिए। विक्रमादित्य ना जाने किस लय में उसके गाल पर उंगली फिराकर बोले। फिल्म नहीं चल रही है मिस्टर रंधावा यहाँ पर, जो आप सब कुछ छोड़ मेरी जिंदगी जिएंगे और मैं प्यार में पागल पिघल मेरे पति मेरे देवता गाती फिरूंगी। ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना शक्ल तक नहीं देखूंगी आपकी, और आप जानते हैं मैं ऐसा कर सकती हूँ। जानता हूँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही कर लूँगा, पर आप मुझसे अलग नहीं होंगी। जहाँ रहेंगी मेरे नाम से रहेंगी, समझिए आप, वरना विक्रमादित्य रंधावा का वजूद काफ़ी है किसी भी कानून या लॉयर को आपके पास तक न आने देने के लिए, इसलिए कोशिश भी मत करना। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? गोलू फिर उनके आगोश में छटपटाई, पर मजाल है हिल पाई हो। सरिया सीमेंट खाते हैं क्या? गोलू हाँफते हुए फिर चिल्लाई। तो उन्होंने हौले से उसे उठाकर बेड पर लिटा दिया, फिर उसके दोनों हाथों को हल्का सा पकड़कर उस पर झुके। अब आराम है मिसेस रंधावा? आवाज़ उतनी ही शांत थी। दूर रहकर बात कीजिए मुझसे, वरना बाल नोच लूंगी आपके। गोलू जोन से आती हुई महक महसूस कर अनकंफर्टेबल हुई, फिर जो मुंह में आया वो बोल पड़ी। और मैं आपकी बीबी नहीं हूँ। कब से? वो फिर वैसे ही रहकर बोले। जब से आपकी वजह से मेरे पापा गए हैं तब से, समझे आप? लॉयर नहीं मिलेगा ना? ना मिले, कुछ ना मिले, पर आपकी बीबी नहीं हूँ मैं, बस। नहीं आऊँगी आपके पास, कभी नहीं आऊँगी। वो फिर बोली। वो फिर खामोश हुए। जितना वो बोलती उनके पास ना आने का, उतना दिल मुट्ठी में भर जाता उनका। कैसी विडंबना थी, वो उससे हारे थे। वो गलत बोलती या सही, उसकी हर अदा से उन्हें मोहब्बत बढ़ती ही जाती, इतना कि शायद बढ़ते हर वक्त के साथ उनकी आत्मा तक में बस रही थी वो। यही अंदाज तो भाया था उन्हें गोलू का कुछ कर गुजरने का, पर कर गुजरना उनके हिस्से में तड़प ला रहा था। आप हमारी बीबी हैं, आप अलकनंदा विक्रमादित्य रंधावा हैं और हमेशा रहेंगी। बाकी आपको जो करना है, आपको आज़ादी है। वो धीरे मगर जिस्म में सरसराहट पैदा करने वाले शब्दों में बोले। मुझे डराना बंद कीजिए। गोलू उनकी आंखों में जुनून देख कुछ हिम्मत से बोली। अपना ध्यान रखना, मैं शाम को आऊँगा। अब बात फिर गोल हुई। मैंने कहा ना, यहाँ कोई फिल्म नहीं बनेगी। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूँगा, नहीं रहूँगा यहाँ पर। आ तो सकता हूँ ना? हटिए। उनका खुद पर झुकना अब गोलू को और बेचैन कर चुका था। इतना वजूद उनका आम नहीं था जो इग्नोर किया जा सके। वो बिखरे से बाल, वो काली आंखें, वो अभी बाजुओं तक पलटी हुई वाइट शर्ट और मुड़कर देखने वाला वजूद और दिल। कोई ये सब नज़रअंदाज भी कर दे, पर उनका वो धड़कता हुआ दिल जो गोलू को अभी भी साफ सुनाई दे रहा था, वो गोलू को सबसे ज़्यादा बेचैनी दिए हुए था। वो उसकी बेगानियत देख हौले से उठ खड़े हुए। मन तो था कि वो आगे बढ़कर उनके सीने से लगे, पर अभी ये मुमकिन न था। उनके हटते ही गोलू झटक कर उठी और सीधा मुंह मोड़ खिड़की के पास चली गई। ना जाने क्यों उसकी आंखें भीग गई थी और वो बेरुखी आज उनके सीने में भी उतर गई। सुर्ख आंखें नमी लाती उससे पहले ही वो कमरे से बाहर चले गए। आज ड्राइविंग सीट पर वो खुद बैठे। ड्राइवर को उन्होंने घर जाने को बोल दिया और जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, आंखों की सुर्खी नमी से कब पानी बन गई जान ही नहीं पाए। मोहब्बत इतनी भी आसान नहीं होती। वो बावाकार वजूद जिसकी मौजूदगी लोगों को सिहरन दे जाती है, उसकी आंखें ना जाने क्यों बरस पड़ी आज। उनकी मोहब्बत बहुत आगे थी, बहुत चाहने लगे थे वो गोलू को। इतना प्यार कब हुआ उन्हें उससे, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। वो उनके सीने तक आती बिखरी हुई अल्हड़ बेपरवाह सी लड़की जो उनकी बीबी है, अब उनकी जान बन चुकी है। उसे मनाने से वो पीछे नहीं है और ना ही हारे हैं, पर तब तक उसके बिना उस पर हक होने के बावजूद उसे छू ना पाने, उसे सीने से ना लगा पाने की तड़प सहना वाकई उनकी पलकें भिगोए जा रहा था।
गाड़ी की रफ्तार उनके पलकों से आज़ाद नमी की रफ्तार के बराबर थी। उन्होंने झटके से गाड़ी रंधावा मेंशन के आगे रोक दी, जिसकी आवाज़ मात्र से अपने कमरे में बैठी करुणा रंधावा चौंक कर उठ खड़ी हुई। सामने बैठे आलोक भी उन्हें देख बेबसी से रूम से बाहर चले गए। माहौल एकदम संगीन हो गया। सामने आलोक, युग युगान, सानिया, प्रिया और करुणा, जिनकी आधी सांसें चल रही थी, अभी सब हाल में इकट्ठा हुए। नमी कोई देख ले इसका तो सवाल ही नहीं था, पर उस नमी के दर्द से उनकी आंखें जो सुर्ख हुई, उनके वजूद को और डरावना कर चुकी थी। जानती हैं माँ, आपने क्या किया है? वो उसी अंदाज से बोले जैसे बोला करते थे। विक्रम, आलोक जी कुछ कहने को आए तो उन्होंने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। दूर रहिए अभी मुझसे, कुछ गलत नहीं करना चाहता मैं आपके साथ। पापा, वकील आ रहा है। मैं इतना भी दयावान नहीं। आपने जो कमाया है सब आपका, आज से आपका, आप किसी को भी दें, और जो मेरा उसे देने की, किसी को छीनने की या उसे चोट पहुंचाने की गलती दोबारा मैं होने नहीं दूंगा। भगवान की शुक्र अदा कीजिए माँ कि दादाजी को वचन देने से बधा होने की वजह से आपको मैंने माँ बोलने का अधिकार भी दे रखा है और जिंदा भी रखा है। वो आवाज़ की गर्मी ही काफ़ी थी करुणा के कदम कपा देने के लिए। आवाज़ तो क्या, पलके तक नहीं उठ पाई थी उनकी उनके सामने। विक्रम बेटा, मैं करुणा की साइड नहीं ले रहा, और जो तुम करना चाहो हमें मंजूर भी है। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि मैं बहू से बात करूं। नहीं, मेरी बीबी है, मैं खुद संभाल लूंगा। उससे मेरे बारे में बात करने का अधिकार भी सिर्फ मेरा है। बहुत बड़ा नुकसान किया है आपकी बीबी ने, उसकी भरपाई के हिसाब से अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है पापा, पर मैं तो करूंगा विक्रम। करुणा को इसकी सजा मिलकर रहेगी। आलोक जी दोबारा आगे आए। आपकी मर्जी पापा, बाकी आज के बाद उनकी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। शौक है ना इनको मिडिल क्लास लोगों को अपनी जूती बनाने का, तो ठीक है, आज से इनकी भी लाइफ वैसी ही होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम, आज से करुणा को मिलने वाली हर ऐशो आराम फैसिलिटी सब वापस लेता हूँ मैं। वैसे भी पति की कमाई के हिसाब से तो रहना ही पड़ेगा करुणा को। अब मैं बिलेनियर तो नहीं, वो कटाक्ष से बोले तो करुणा जी के पैरों से जमीन खिंच गई। अब तक विक्रमादित्य वापस मुड़ चुके थे। कहाँ जा रहे हो विक्रम? आलोक जी पीछे से बोले। यहाँ तो नहीं रुकूंगा, और अब कभी नहीं रुकूंगा, वो वैसे ही बोले और बाहर चले गए। दुख जब भी आता है संग, पीछे उससे उबरने की ताकत भी ले ही आता है। आंसू भी कब तक आंखों की ताबीर बनेंगे, कभी ना कभी आने बंद ही हो जाते हैं। पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हवा लगे अपना असर दोबारा शुरू कर देते हैं। 1 महीना पूरा हुआ गोलू की शादी और शर्मा जी को गए हुए। उसके भाई बहन भी जा चुके थे अपना अपना हिस्सा लेकर, और उसने दे भी दिया था सिर्फ इस घर की कीमत पर, अपनी माँ की कीमत पर, जिनकी आजकल वो 1000 डांटे खाती, कभी प्यार से समझाया हुआ सुनती, पर दिल था कि एक ही बात पर अटक सा गया था उसका कि इस पैसे साजाद और रुतबे ने ही उसके पापा की जान ली है। अगर वो कोशिश करने भी लगे तो क्या स्वार्थी नहीं होगी? दुनिया का तो पता नहीं, उसका दिल ही उसे नीचा दिखा देगा। और उसके पति देव जो उसके इश्क में हारे रोज ही उससे मिलने आते, पर मैडम ने उस दिन के सबक के साथ उन्हें अभी तक शक्ल दोबारा नहीं दिखाई थी, जिस पर उसकी माँ ललिता जी का गुस्सा और आसमान पर था। आज सुबह जब वो भीगे बाल लिए उन्हें हल्का सवार कर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी, जहाँ पहले से ही सीता गीता विद अपनी औलादों के साथ, जो आजकल ऑफिस उसके यहाँ नाश्ता ठूस कर ही जाते थे। गोलू, सिंदूर कहाँ है तेरा? ये सूनी मांग सूना माथा, करना क्या चाहती है तू? ललिता जी हॉट पॉट डाइनिंग पर पटक कर बोली। मैं भूल गई थी, गोलू बेशर्मी से पराठा उठाकर बोली। खाना खाना तो नहीं भूली? अभी के अभी जाओ सिंदूर लगाओ, वरना खाना मत खाओ। ललिता जी चिल्लाई तो उसने गहरी सांस ली और उठकर रूम की तरफ बढ़ी गई। क्या करूं मैं इसका सीता? मेरी बेटी अपना जीवन बर्बाद कर रही है, वो खुद अपने हाथों से। ललिता जी पल्लू से आंखों में आए आंसू पोंछ कर बोली। सब ठीक हो जाएगा ललिता, तुम चिंता ना करो, अभी गोलू को वक्त दो। सीता उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली।
क्या ठीक होगा, बाकी बच्चे तो इतने शान वाले नहीं। देखा तो है तुमने, अपना हिस्सा लेकर निकले। उन्होंने तो नहीं सोचा कि उनका बाप 1 महीने पहले गया है और इसे देखे, अपनी शादी, अपना पति, सब कुछ छोड़ दिया इसने। मैं कहती थी इसके पापा से, मत पिलाओ इसे संस्कारों की घुट्टी। खुद तो चले गए, बाकी सारा आत्मसम्मान इसे दे गए। समीर, नोनू, तुम लोग ही कुछ करो। अब तो तुम्हारे साथ ऑफिस जाती है, कभी समझाओ उसे। आंटी, हम कोशिश करते हैं, पर इतनी जिद्दी है गोलू, सुनती ही नहीं है। अब तो कुछ तिगड़म भिड़ाना पड़ेगा। ऊपर से जीजू भी ना कोई ज़बरदस्ती करते ही नहीं इसके साथ, आते हैं चुपचाप चले जाते हैं। नोनू झल्ला कर बोली। तो उसकी ज़बरदस्ती वाली बात पर उन तीनों डोली फ्रेंडों के अलावा समीर ने भी उसे घूर कर देखा। अरे मेरा मतलब घर ले जाने वाली ज़बरदस्ती, उल्टा सीधा दिमाग लगाना बंद करो आप लोग। वो उन तीनों की फटी हुई आंखें देख बोली। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। समीर कुछ सोच कर बोला तो उन चारों ने राजदारी से उसकी तरफ देखा। गोलू आईने के सामने खड़ी थी, हल्की ब्लू साड़ी में, जो आज उसने बैंक के 70 साल पूरे होने की खुशी में पार्टी रखी गई उसमें जाने के लिए पहनी थी। वो जाना नहीं चाहती थी, पर उसके मोटे मैनेजर ने इसे आंखें फाड़ कर देखा तो उसने हामी भर दी। उसने वो लाल नगों से सजी हुई डिब्बी उठाई जिसमें से कभी उन्होंने सिंदूर उठाकर उसकी मांग में सजाया था। 2 चुटकी मांग में लगाते ही उनके हक के एहसास से गोलू भर उठी। बस यही फीलिंग उसे दम घुटने वाली लगती। बता नहीं पाती थी वो अपनी माँ को कि ये सिंदूर लगाकर वो किसी के अरमानों के कत्ल के बोझ में दब जाती थी। उसके उसूल ऐसे ना थे। वो अलकनंदा थी जो स्वतंत्र, बस किसी का बोझ बिना लिए बहती थी, पर आज किसी किनारों से टकराकर बच चुकी थी। उनके साथ रहना मतलब अपनी आत्मा को मार देना, और दूर वो होने नहीं दे रहे थे। पापा, उसके होठ हिले और उसकी आंखों से आंसू छलक कर बाहर आ गए। वो तीनों जब बैंक पहुंचे ही थे कि अचानक जोर का झटका गोलू को लगा, जब वो मैनेजर उसके कदमों में गिर पड़ा आकर। मैडम प्लीज, आज से पहले जो भी गलतियां मुझसे हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बैंक आपका है और मैं आपका सेवक हूँ। पूरी बैंक के कर्मचारियों के सामने वो मैनेजर जो उसके ऊपर आंखें सीधी नहीं रखता था, आज वो उसका सेवक। उसने हैरानी से पलट कर नोनू और समीर की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। सर, अरे नहीं नहीं सर नहीं, आप तो मेरा नाम लीजिए मैडम, वो तुरंत बोला। ये पागल है, वो एकदम मुंहफट सी बोल पड़ी तो नोनू और समीर ने बस अपनी मुंडी हामी हिलाई। देखिए सर, ये कोई मजाक है तो बंद कीजिए, गोलू पलट कर बोली। नहीं मैम, मजाक तो अब तक था। आप तो मिसेज अलकनंदा विक्रमादित्य रंधावा हैं, मुझे पता नहीं था। प्लीज़ मेरी गलतियों की शिकायत सर से मत करना प्लीज़। वो हाथ जोड़ गिड़गिड़ा उठा। तब जाकर गोलू का दिमाग हिला। इसको मेरी शादी का कार्ड मिला था क्या 1 महीने बाद, जो आज ये पागल हुआ है। उसने आज ना जाने कितने दिनों बाद नोनू समीर से साइड ले जाकर अपने पुराने स्टाइल में बात बोली। नहीं, पर ऑफिस में लोग कह रहे हैं कि खुद जीजू यहाँ आए थे, बता कर गए होंगे। नोनू राजदारी से बोली। अच्छा, इतनी देर में तुमसे किस ऑफिस वाले ने कह दिया ये बात? आए तो तुम दोनों मेरे साथ हो। अरे ये पागल है, अभी अभी चुपके से कान में सीमा ने मुझे बताया। अब ये बातें कोई जोर से तो नहीं बताएगा। समीर मामला बिगड़ता हुआ देख बोला, क्योंकि वो कान उन पांचों का था। अच्छा, तो तुम्हारे कान में कहीं तो नोनू को कैसे पता चली? गोलू फिर से आईडी बनी। मैंने तुरंत इसके कान में बता दिया। अच्छा, तो मेरे कान में क्यों नहीं बताया तुमने? वैसे तो तुम्हें मेरे सर पर बैठना होता है हर समय। गोलू फिर जासूसी के ऊपर क्लास पहुंच बोली। बस इसी पर ध्यान दो और हमें ही डांटो। क्या पता तुम्हारे पति परमेश्वर ने किया हो ये सब, और तुम इल्जाम हम पर लगा रही हो। समीर एकदम जोर से बोला तो गोलू खामोश हुई। पहले तो उसे लगा कि पासा उल्टा हुआ, पर उसे कुछ सोचते देख उसने नोनू को इशारा किया तो उसने आग में घी डाला। और क्या, अब अपनी बीवी को कौन इतने दिन तक छोड़ेगा? ऐसे ही कुछ ना कुछ तो करेगा ही बंदा, आखिर वो भी एक मर्द है, वो भी अच्छे खासे। वो इतराकर बोली तो समीर ने उसे पलटकर घूरा। उनकी तो मैं। गोलू एकदम तैस में आई। आखिर गोलू की रोजी रोटी का सवाल था जो उनकी वजह से शायद खतरे में थी। मेरा फ़ोन कहाँ है? गोलू उनकी तरफ देख बोली।
मामला फिर बिगड़ता हुआ महसूस हुआ। तो अब की बार समीर का दिमाग फिर घूमा। आखिर पूरा होमवर्क करके आया था वो। देख गोलू, तेरे पति देव कोई आम आदमी तो है नहीं। पता चला फ़ोन उठाया कि नहीं उठाया, और उठाया तो कहीं उनके मैनेजर ने उठाकर बोल दिया कि सर अभी मीटिंग में है। तो तू ऐसा कर, उनके ऑफिस जाकर उनसे सीधे बात कर। अरे आज बैंक में पता चला, कल को पूरे शहर में पर्चा बंटवा दिया तो तुम्हें तो उनके पास मजबूरी में जाना पड़ेगा ही। सही कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ चलो। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, तब तक हम यहाँ हैं, बैंक में सब संभाल लेते हैं। नोनू तुरंत बोली तो वो तूफान की रफ्तार से बाहर निकली। तुझे क्या लगता है हमारी वापस आकर ये टांगे तो नहीं तोड़ेगी? उसके जाने के बाद समीर नाखून चबाकर बोला। अरे कुछ नहीं होगा, मिस्टर रंधावा की कम बोलने की आदत कब काम आएगी? वो बोलेंगे पर बात गोल गोल करके ही बोलेंगे और इस गोले का दिमाग खराब कर देंगे। मेरे साथ रह रह कर तुम्हारा दिमाग भी तेज हो गया है, समीर पलट कर बोला। और फिर सर पर हाथ रखे बैठे हुए मैनेजर को देख नोनू को इशारा कर उधर बढ़ गया। गोलू उनके ऑफिस के गेट पर दंदनाती हुई आकर खड़ी हुई। वैसे तो अक्सर वो यहाँ नहीं होते, पर यहाँ कुछ मीटिंग्स और नई बन रही फैक्ट्री के लिए आए हुए थे। और समीर जो पूरा होमवर्क किए हुए था, उसने बड़ी चालाकी से गोलू को उनकी एग्जिट सही जगह बताई थी। अब दोस्ती में इतना तो जानता था कि मैडम गुस्से में अपना आधा दिमाग ही इस्तेमाल करती हैं। सर, इंस्पेक्शन के लिए जो लोग आने वाले थे वो लोग आ गए हैं, मिस्टर सिंह आकर बोले। तो विक्रमादित्य ने बिना मुड़े सर हिला दिया। आजकल कहाँ सुकून था उन्हें। वो बड़ी हुई दाढ़ी, कुछ भीगे से बिखरे बाल, बेचैन सी काली आंखें और वो नेवी ब्लू शर्ट में ढका हुआ उनका वजूद। आजकल कुछ चंद शब्दों को भी वो त्याग चुके थे। सब लिए बैठी थी उनकी बीबी, वो बीबी जो अभी इस वक्त फ्री पल्लू कंधे पर फेंक वहाँ के स्टाफ का मुंह नोचने पर तुली हुई थी। क्योंकि उन्होंने उसे पहचाना तो था नहीं, इसलिए वेट करने को बोल दिया। अब जाने अनजाने ही सही अंदर की बीबी जाग गई थी। मैंने कहा मुझे अभी मिस्टर रंधावा से मिलना है। उसने डेस्क पर दोबारा हाथ पटके। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है। सर अभी बिजी हैं और आपने अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया है। ऑफिस का सीनियर हेड चिल्लाया। तो मैं खाली बैठी हूँ, 50 काम होते हैं मुझे भी। गोलू दुगनी रफ्तार से चिल्लाई। एक तो उसका दिमाग पहले से भरनाया हुआ था, ऊपर से ऑफिस का ये स्टाफ उसे अजीब से देख रहा था। पर वो गोलू थी जो किसी की नज़रों से खुद का कॉन्फिडेंस तो पक्का लूज नहीं होने देती थी। क्या हो रहा है यहाँ? अभी ऑफिस से निकलते हुए वहाँ का शोर को देखते हुए मिस्टर सिंह उधर आ गए, और अब जब नज़र उस पर पड़ी तो एकदम हड़बड़ा उठे। मैम आप। वो जल्दी से आगे बढ़े तो गोलू ने उन्हें आंखें दिखाई। आई मीन मिसेज। वो बोलने ही वाले थे कि गोलू ने अब की बार आंखें फाड़ कर उन्हें खा जाने का इशारा किया। मेरा मतलब है मिस शर्मा, आपको सर से मिलना है, मैं अभी लेकर चलता हूँ। मतलब आप जाना मत, मैं उन्हें अभी मीटिंग से फ्री करता हूँ। मिस्टर सिंह लगभग मिन्नतें करके बोले। सिर्फ एक वो ही थे जो आजकल उस मजबूत शख्स को हर पल टूटते हुए महसूस कर रहे थे, बिना कुछ बोले हुए। सर मैम आई हैं। वो बिना नॉक किए एकदम भागते हुए केबिन का गेट खोल बोले। तो उनकी आंखें एकदम उठीं। मीटिंग पोस्टपोन है अभी के लिए, आप लोग आज जाइए। उस वक्त के हजारवें हिस्से में बोले तो सभी बाहर की तरफ निकलने लगे। कुछ अजीब सा आर्डर था उनकी आवाज़ में। उसके बाद जैसे ही उन्होंने कदम बाहर स्टाफ एरिया की तरफ किए। सर वो यहीं आ रही है, आप यहीं रुकिए, बाहर अच्छे से बात नहीं हो पाएगी। मैं सारे काम तब तक के लिए पोस्टपोन कर दूंगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिस्टर सिंह बोले तो वो थमे। वो 1 मिनट का इंतज़ार उफ जान ले रहा था उनकी। शब्द ज़रूरी इसलिए भी होते हैं कि तड़प दुख उनके ज़रिए निकल जाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। पर उनका यूं अकेला और खामोश होना उन्हें उनकी मोहब्बत से और बेचैन किए हुए था। बढ़ी हुई सांसों और गर्दन के पीछे हाथ रखते हुए उनकी नज़रें एकटक दरवाजे पर ही थीं, और बस वो दंदनाती हुई अंदर आई और उनकी नज़रें बस रुक गई उस पर, ऐसे जैसे दुनिया की सबसे कीमती अनुभूति उसे अपने सामने देखना हो। वो नीली सादी सी साड़ी, बालों को क्लचर में समेटे वही मेकअप विहीन चेहरा, छोटी सी बिंदी,
एक हाथ में वही उसकी पसंदीदा घड़ी और दूसरे में कुछ लाल चूड़ियाँ। वो बेचैन से उसमें खुद को ढूंढ रहे थे और नज़र बालों में झलकते हुए सिंदूर पर पड़ी। बस इतनी ही तो उनकी मोहब्बत है, वो बस किसी भी रूप में उसमें बसे रहें। बाकी क्या है क्या नहीं कहाँ सोच पाते हैं वो। और गोलू जो मिलते ही उन्हें सुनाने वाली थी, उन्हें देख खुद खामोश सी हुई। वो परफेक्शन में भी बिखरापन, बढ़ी हुई सेव, आंखों की लालिमा, कुछ पल को एक टीस सी उठी गोलू के दिल में। फिर अगले ही पल वही बेगाना एहसास। देखिए, वो बस बोली ही थी कि ना जाने किस रफ्तार में वो उनकी बाहों में थी। एक पल को छिटक कर दूर जाने का मन हुआ उसका, पर वो कोई कस्में, वादे और सपने दिखाते हुए प्रेमी नहीं थे। वो तो संरक्षण, सुरक्षा, विश्वास देते हुए उसके पति थे। मांग में पड़ा सिंदूर सिर्फ रंग नहीं, किसी के वजूद पर आपको अधिकार दे जाता है और आपके वजूद पर खुद के अधिकार को बना देता है। उनकी वो बेहद खूबसूरत सी महक, वो नरमी, वो भरोसा, वो चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो पाई। और वो बस उसमें इतने खोते चले गए कि उस पर बढ़ते हुए अपने कसाव को महसूस ही नहीं कर पाए। उसमें बिसर कर, हौले से झुक कर उसके बालों और कंधों पर उनके होठ बेकरारी से फिसलने लगे। उनके होठों की हरकत यूं महसूस कर गोलू कांप उठी। वो ताज़ा लगा हुआ जख्म हरा हो उठा, जिसकी वजह कहीं ना कहीं वो उनके फैसले को मानती आ रही थी। अब उनके आगोश से निकलना इतना आसान तो नहीं। तो वो कसकर छटपटाई, तो वो उसके तिलस्म से बाहर आए। धीरे से वो हौले से बोले और अपनी हाथों की पकड़ से उसे आज़ाद किया। वो छिटक कर दूर हुई। कुछ कहने आई थी मुझसे। वो उसकी बढ़ी हुई सांसों और लाल हुए मुंह को देख उसकी तरफ कदम बढ़ाकर बोले, तो वो कदमों से पीछे हुई। हाँ, तो बोलिए ना। वो शोक सी आवाज़। कोई और होता तो पक्का कुछ कर गुजरता, पर वो तो गोलू थी। उसमें अचानक फूलन देवी की आत्मा घुस गई। एक तो आप ये बता दीजिए मुझे कि कोर्स किया है आपने इतनी अलग आवाज़ में बोलने का, और दूसरी बात, कहाँ कहाँ बताते घूम रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। नहीं है, वो एकदम और उसकी तरफ एक कदम बढ़ाकर बोले। नहीं हूँ, वो रूठी सी बोली तो उनके दिल पर लगा तो जहर की तरह। पर उसका कहने का अंदाज ना जाने क्यों बड़ा प्यारा लगा था उन्हें। देखिए मिस्टर रंधावा, मेरे काम की जगह पर अफवाहें फैलाना बंद कीजिए। मेरी नौकरी आप नहीं खा सकते, समझे आप। गोलू उंगली उठाकर धमकी देकर बोली, बिना ये जाने कि तब तक वो उसके कितने करीब थे और वो अभी दीवार से टिक गई थी। पर ये अफवाह कहाँ है। वो फिर उसके चलते हुए होठों को देख बोले, मेरा दिमाग मत खराब कीजिए आप। एक तो वो आपका स्टाफ एक नंबर का जाहिल, मेरा पूरा दिन बर्बाद किया है उन्होंने। मुझे भी 10 काम होते हैं। खाली नहीं घूम रही हूँ मैं, और ना कोई मिलेनियर हूँ जो घर पहुँचते ही 4 नौकर मेरे आगे पीछे खड़े होंगे। वही पुराना अंदाज अपना। जब वो चिल्लाई तो आज उनकी आंखें उससे एक पल को ना हटी। पर ना जाने क्यों उसकी बात सुन उनकी आंखें सर्द जरूर हुई। दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो उसके हल्का नेचुरल गुलाबीपन लिए होठों की तरफ बढ़कर बोले। ना जाने क्यों आज खुद पर अख्तियार नहीं हो पा रहा था उन्हें। आप ये चिपकना बंद कीजिए मुझसे। वो उसी धुन में उसके सीने पर हाथ रख कर उन्हें पीछे कर चिढ़कर बोली, तो वो तुरंत थम गए। उनकी जिंदगी उनकी धड़कनों को थाम जो चुकी थी। मिसेस रंधावा, वो बेकरारी से उसके गालों को हथेलियों में भर कर बोले, मैं सब कर दूंगा, आप जैसा कहेंगी वैसा कर दूंगा, बस मेरे पास आ जाइए। वो बेकरारी से बोले और गोलू की आंखें नम हुई। कुछ लम्हे आंखों से गुजरते चले गए। नहीं, कभी नहीं। आपकी वजह से मेरे पापा। खत्म हो गया है सब। आपसे कहा है मैंने, खत्म कीजिए इस रिश्ते को। अभी जानता ही कौन है इस बारे में। मुझे आपसे मतलब ही नहीं है और ना कभी होगा। आपके साथ रहना मतलब मैं जी ही नहीं पाऊंगी मिस्टर रंधावा। आपकी ये सत्ता, रुतबा, पैसा सब मेरे पापा की जान की कीमत का है। क्यों नहीं समझते आप। आपकी ये जिद मेरी, आपकी, सबकी ज़िंदगी पर असर छोड़ रही है। आप जानते हैं माँ मुझसे सही से बात तक नहीं करती आपकी वजह से। मैं नहीं छोड़ सकती आपको क्योंकि आप मुमकिन नहीं कर रहे हैं, पर आप तो छोड़ सकते हैं मुझे। अलकनंदा, वो चीखे थे। इतना कि उनकी हाथ की नसें फूल गई, आंखें लाल हो उठी।
और उनके मुंह से पहली बार वो निकला उसका नाम। गोलू ने भरी आंखों से उन्हें देखा और बस 1 मिनट नहीं लगा होगा, वो वही शांत सी अदा में वापस आ गए। मिसेज रंधावा, वो तड़प कर आगे बढ़े तो गोलू कदम पीछे लेती हुई तुरंत ऑफिस से बाहर निकल गई। उन्होंने बंद होते दरवाजे को हाथ से पकड़कर तब तक उसे देखा जब तक वो ऑफिस के बाहर नहीं निकल गई। फिर पलटकर जल्दी से उस शीशे की दीवार के पास आकर खड़े हुए जहां से सामने रोड दिखता था। वो एकदम खुद पर नाराज हुए। कितना रुकी थी वो उनके पास, उनका प्यार इतना कमजोर हो गया कि वो उस पर चिल्ला पड़े। हम नहीं रह सकते आपके बिना। उनके होठ हौले से हिले और आंखों की कोर से आंसू छलक पड़े। अब तो वो आकर बेताबी बढ़ा गई थी, मिलने की हद इंतजार पर भारी पड़ गई थी। कल से डेली पार्ट 12 बजे अपलोड हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही पार्ट अपलोड होता है आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो को कुछ बूस्ट मिले और कहानी थोड़ा आगे बढ़े। आपने मेरी पिछली सभी कहानियों पर देखा होगा 20 के व्यूज़ तो चला ही जाता है। अगर उससे कम व्यूज होता है तो मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैं राइटर के परमिशन से कहानियाँ अपलोड करती हूँ तो मुझे राइटर को भी पेमेंट करना पड़ता है। इसलिए अगर 20 के से कम जाता है तो समझ लीजिए मैं फ्री में कहानी अपलोड करती हूँ। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ कहानी आप लोगों के पास लाने के लिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं इन सारे प्रोसेस में जो आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। यूट्यूब की तरफ से चाहे ही रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, लेकिन जो कहानी आप लोगों के दिलों तक पहुंच रही है और आप लोगों को पसंद आ रही है वो कहानी मैं पूरा अपलोड करूंगी, चाहे मुझे उससे 1 पैसे का बेनिफिट हो या ना हो। लेकिन मैं बस आप लोगों से इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। मुझे आप लोगों से कभी कोई शिकायत है भी नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट और प्यार सहयोग की जब भी ज़रूरत हुई हो आप लोगों ने दिल खोलकर मुझे दिया है। लोग व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, ऑडियंस बनाते होंगे, मैंने तो अपनी फैमिली बनाई है आप लोगों के साथ। आप लोगों के प्यारे कमेंट पढ़कर मुझे कितनी खुशी होती है मैं बता नहीं सकती। भले ही मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी के कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो ज़रूरी होता है मैं उसे ज़रूर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी का आज का भाग आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।